हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखें आज के लेक्चर में क्या नया है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मॉर्गन्स व्यू ऑफ लिंकेज पे है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिंकेज के बारे में क्या बताया है। तो चलिए देखते हैं मॉर्गन्स व्यू ऑफ लिंकेज। स्टूडेंट्स, मॉर्गन, जिनका पूरा नाम टी.एच. मॉर्गन है, इन्होंने अपने साथी साइंटिस्ट ए.एच. स्टर्टिवॉन्ट, एच.जे. मुलर, सी.बी. ब्रिजेस और कुछ और अपने एसोसिएट्स के साथ में मिल करके इन्होंने ड्रोसोफिला फ्लाई को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म इस पे काम किया और उसके क्रोमोसोम पे काम करते हुए उन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इन्होंने दी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन के क्षेत्र में 1934 में, और इनको एज ए फर्स्ट जेनेटिसिस्ट भी इनको अवार्ड किया गया। सो स्टूडेंट, ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम लेवल पर काम करने के बाद ही मॉर्गन ने ये तथ्य बताया कि जो आनुवंशिकता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसके लिए क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, उसमें प्रेजेंट्स जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। और जो इनके लिंकेज के बारे में जो व्यूज थे उसको आज हम मॉर्गन्स व्यू ऑफ लिंकेज के नाम से हम उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि लिंकेज स्टडी होने के बाद ही जो आज हमारा ह्यूमन जीनोम मैप तैयार हुआ है उसका बेस यही है, जहां से हमको ये पता चला कि जो जीन्स हैं उनकी क्रोमोसोम में अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, वो लीनियर मैनर में वहां पे अरेंज रहते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर सेम क्रोमोसोम में वो ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम लिंकेज कहते हैं। तो ये सारी सटीक जानकारी हमको मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं ड्रोसोफिला फ्लाई के क्रोमोसोम्स पे, तो उन्होंने ये जानकारी हमें दी, जिसकी वजह से आज हम जीन्स पे हम कहना चाहिए बल्कि डीएनए पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं। तो चलिए देखें कि मॉर्गन ने अपने लिंकेज के बारे में उन्होंने क्या व्यूज दिए हैं। तो पहला लिखा है जैसे लिंकेज अपेयर बिकॉज द जीन्स डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि लिंकेज इस वजह से सामने दिखाई देता है क्योंकि जब गैमेट्स बनते हैं तो उस टाइम पे जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं, वो स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपनी पेयरिंग नहीं की, यानी कि वो जिस क्रोमोसोम में थे वो उसी क्रोमोसोम में बने रहे। इस वजह से हमको नेक्स्ट जनरेशन में लिंकेज देखने को मिलता है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो सपोज पेरेंट्स समझ लीजिए और ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है अलग अलग पेरेंट्स के। आप देखेंगे कि गैमेट्स बनते टाइम पे मियोसिस के समय ये क्रोमोसोम एज सच अपने पर्टिकुलर जीन्स की एक सीक्वेंस को बनाए रखते हुए ये अलग अलग गैमेट्स में चले गए हैं। सेम यहाँ पे भी देखेंगे। और जब F1 जनरेशन में ये दोनों जब जाइगोट में जब ये मिलते हैं तो आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है उनमें उन जीन्स की जो सीक्वेंस है वो सेम बना हुआ है, यानी कि आप कलर देख रहे हैं, ये ग्रीन है तो ग्रीन ही बना हुआ है, ये रेड है तो रेड ही बना हुआ है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मिक्सअप नहीं हुआ है। जिसकी वजह से अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में अगर आप मेंडल के F2 जनरेशन क्रॉसेस अगर आप देखते हैं, F1 को F1 के साथ में ही सेल्फिट करते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको कुछ रिकॉम्बिनेंट भी मिलेंगे, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा मिलेंगे। तो उसका कारण क्या है कि जो जीन्स हैं वो अपने सेम क्रोमोसोम में वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुए, जिस सीक्वेंस में वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में रहे। इस वजह से हमें लिंकेज देखने को मिलता है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो जीन्स की जो पोजीशन जिस क्रोमोसोम में जैसी बनी हुई है वो ऐसे ही आगे ट्रांसफर हुई है और अगली पीढ़ी में वो ऐसे ही बनी हुई है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए F1 जनरेशन को जब P1 रिसेसिव पेरेंट के साथ में टेस्ट क्रॉस किया गया तो उसमें पाया गया कि जो रिसेसिव पेरेंट जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया वो F2 जनरेशन में दिखाई दिया, और उसकी वो भी प्योर लाइन दिखाई दी। वो इस वजह से क्योंकि जब P1 पेरेंट्स के जब गैमेट्स बने तो उस टाइम पे जो जीन का जो सीक्वेंस था वो सिमिलर ही बना रहा और वैसे ही वो आगे ट्रांसफर हुआ और
टेस्ट क्रॉस के दौरान वो इसी वजह से हमको प्योर लाइन मिली क्योंकि जीन्स ने अपनी प्योरिटी को बनाए रखा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से गैमेट बनते समय अपनी किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ में पेयरिंग नहीं की या फिर अपने क्रोमोसोम सेगमेंट्स चेंज नहीं किए, जिसकी वजह से लिंकेज बना रहा। अगला व्यू टीएच मॉर्गन का ये था कि जीन्स किसी भी क्रोमोसोम में या तो वो कपलिंग फेज में हो सकते हैं या फिर रिपल्सन फेज में हो सकते हैं। कपलिंग फेज में आप देख रहे हैं इसमें दोनों ही वाइल्ड टाइप एक ही क्रोमोसोम में है और जो उसके म्यूटेंट टाइप हैं वो दूसरे क्रोमोसोम में है, लेकिन ये दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम में। सिमिलरली हियर, तो इस तरह से जो जीन्स हैं अपनी पोजीशन को बनाए रखते हुए उसी क्रोमोसोम में जब बने रहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लिंक्ड, और इस फिनोमिनन को हम कहेंगे लिंकेज, यानी कि उन जीन्स को हम कहेंगे लिंक्ड जीन जब वो उसी क्रोमोसोम में बने रहेंगे, उसे कहेंगे लिंक्ड जीन, और वैसे ही अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे तो उसे हम कहेंगे लिंकेज। ओके, अब तीसरी जो लिंकेज के बारे में व्यू है वो ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज विल बी डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, यानी कि जो लिंकेज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जीन्स की एक जीन्स की दूसरे जीन्स से आपस में दूरी कितनी है। अगर ये दूरी ज्यादा है तो वहां पे लिंकेज के टूटने के आसार ज्यादा रहते हैं, और अगर उनके बीच में दूरी कम होती है तो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बनी रहती है, यानी कि ऐसे जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे आपको दो क्रोमोसोम्स आपको ये दिखाए गए हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। इसमें आप देखेंगे जो जीन्स की जो पोजीशन है, आप यहाँ देखेंगे एक जीन्स यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। इसी तरह से इसमें भी आप देख रहे हैं इस सीक्वेंस को। तो ये जो लिंकेज है वो डिपेंड करता है कि एक जीन्स की दूसरे जीन्स से दूरी कितनी है। ओके, जितनी ज्यादा नजदीकी रहेगी लिंकेज उतना ज्यादा मजबूत रहेगा, और जितना ज्यादा एक जीन्स दूसरे जीन्स से दूर रहेगा उसमें लिंकेज की होने की संभावना कम रहेगी। वो क्यों, देखो अगर आप यहाँ पे ए को देखेंगे तो ए की दूरी डी से ज्यादा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये चांसेस हैं कि डी आगे जाकर के हो सकता है कि ये किसी और से पेयरिंग कर ले और अपने क्रोमोसोम सेगमेंट को चेंज कर ले। चेंज करने के बाद ये सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये तो लेटर ऑन हम क्रॉसिंग ओवर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि लिंकेज की जो मजबूती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि एक जीन्स की दूसरे जीन्स से दूरी कितनी है। इसी तरह से आप सी और डी को देखेंगे तो इसमें ज्यादा मजबूती रहेगी, न कि सी की ए के साथ में। ओके, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है। अगला है लिंकेज इज ब्रोकन डाउन, यानी कि लिंकेज टूट सकता है किस फिनोमिनन की वजह से, जब मियोसिस होती है। मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर की वजह से लिंकेज टूट सकता है। यहाँ पर आप इस चित्र में आप देखेंगे कि एक क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेट्राड फॉर्म में, इसी तरह से ये भी दिखाई दे रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और इसमें ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के पार्ट है, तो इसे हम कह रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्या होगा, देखो क्रॉसिंग ओवर के दौरान आप देखेंगे कि इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जब कायजमा फॉर्मेशन होता है, एक्स शेप जब ये फॉर्म होगा, तो इस टाइम पे जीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम अपना क्रोमोसोम सेगमेंट इसके साथ में लूज कर देगा, और इसी तरह से ये वाला इसके साथ में लूज करने के बाद आप अगले उसमें देखेंगे मियोसिस जब कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स हैं इन्होंने अपने क्रोमोसोम सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लिया, जिसकी वजह से जो जीन्स की एक पर्टिकुलर पोजीशन थी, एक सीक्वेंस था, वो टूट गया है। तो यही बात आपको समझाई गई है कि लिंकेज कैन बी ब्रोकन डाउन ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ओके, और प्रोसेस ऑफ मियोसिस बाय क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो लिंकेज है वो टूट सकता है, और यही रीजन है जिसकी वजह से आगे नेक्स्ट पीढ़ी में हमको रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं।
अगला जो व्यू है मॉर्गन का, उन्होंने बोला कि कुछ हेरिडिटरी या आनुवंशिक लक्षण जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स क्रोमोसोम है फीमेल्स का, उसके साथ में जुड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसे भी जीन्स हैं जो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में ही रहते हैं और वो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम में हैं उन्हें हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड जीन। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने ड्रोसोफिला फ्लाई पे उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने इसके लिए जो एग्जाम्पल दिए हैं सेक्स लिंक्ड जीन के, जैसे व्हाइट आई, येलो बॉडी और मिनिएचर विंग, इसके अलावा कुछ और भी लक्षण हैं जो फीमेल ड्रोसोफिला फ्लाई के एक्स क्रोमोसोम में जिनकी पोजीशन होती है, जिन जीन्स की यहाँ पे पोजीशन होती है, तो ऐसे जीन्स को हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड जीन। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं जेनेटिक्स पे, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं ड्रोसोफिला फ्लाई पे। इस फ्लाई के उन्होंने कई म्यूटेंट्स भी तैयार किए और उनके क्रोमोसोम को लेकर के उन्होंने एक्सटेंसिव वर्क किया हुआ है। तो यहाँ पे जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया, उन्होंने पाया कि जो रेड आई कलर है ड्रोसोफिला फ्लाई में और नॉर्मल विंग जो है ये इनका वाइल्ड टाइप कैरेक्टर है, और इसका म्यूटेंट टाइप जो है व्हाइट आई मिनिएचर विंग, ये इनका म्यूटेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे आपको सिंबल्स दिखाए गए हैं। रेड आई जो है वाइल्ड टाइप कैरेक्टरिस्टिक है, इसका सिंबल लिया गया है W+W, ओके, W+W। और इसका जो अनदर जो म्यूटेंट टाइप है वो है व्हाइट आई, इसके लिए स्मॉल w लिया गया है। इसी तरह से नॉर्मल विंग के लिए लिया है M+, और मिनिएचर विंग के लिए लिया है स्मॉल m, ओके। तो देखो ये रेड आई, ये मेल है, रेड आई मेल विथ मिनिएचर विंग्स। इन मेल्स को जब व्हाइट आइड फीमेल विथ नॉर्मल विंग फीमेल के साथ में इसको क्रॉस किया गया, तो देखो क्या हुआ, अगली जनरेशन में जो है F1 जो प्रोजेनी थी उसमें वाइल्ड टाइप फीमेल थे और व्हाइट आइड एंड नॉर्मल विंग इसमें मेल पाए गए, ओके। तो इसको आगे हम देखते हैं फिर। सो स्टूडेंट, जब व्हाइट आइड नॉर्मल विंग फीमेल को रेड आइड मिनिएचर विंग मेल के साथ में क्रॉस किया गया, तो F1 प्रोजेनी में जो फीमेल्स थी वो लगभग वो सभी जो है नॉर्मल टाइप रही, जबकि जो मेल था वो व्हाइट आइड एंड नॉर्मल विंग मेल पाए गए। और इन्हें फिर आगे जब क्रॉस किया गया तो फीमेल प्रोजेनी का जो रेशियो था वो 1:1 का था, यानी कि जो फीमेल थी वो वाइल्ड टाइप भी थी और वो अपने पेरेंटल मेल टाइप भी रही, ओके, यानी कि वो रेड आइड भी रही। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो फीमेल प्रोजेनी थी उनका रेड एंड व्हाइट आइज का जो रेशियो था वो 1:1 का रहा, लेकिन मेल के केस में ये 4 तरह की यहाँ पे फिनोटाइप नजर आए। पहला तो था व्हाइट आई नॉर्मल विंग मेल, इसमें 226 नंबर था इनका, लगभग इतने जो है ये व्हाइट आई नॉर्मल विंग के पाए गए। इसी तरह से 202 ड्रोसोफिला मेल फ्लाई जो हैं वो रेड आई मिनिएचर विंग के पाए गए और इनका जो परसेंटेज रहा वो था 66.5%, और ये पेरेंटल फिनोटाइप है, आप देखेंगे। इसी तरह से जो रिकॉम्बिनेंट मिले वो थे 114 तो रेड आई नॉर्मल विंग मेल रहे, इसी तरह से 102 व्हाइट आई मिनिएचर विंग मेल रहे। तो ये 33.5% ये रिकॉम्बिनेंट रहे। तो इससे मॉर्गन ने ये प्रूव किया जो आई कलर है ये और मिनिएचर विंग जो ये है ड्रोसोफिला फ्लाई का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेल के एक्स क्रोमोसोम में ना होकर के फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में होता है, क्योंकि जो मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से ही उसको ट्रांसफर होता है, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो फीमेल थी वो थी व्हाइट आई एंड नॉर्मल विंग, आप दोनों में आप देखेंगे, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि व्हाइट आई का ही आपको यहाँ पे जीन दिखाई दे रहा है, जबकि मेल हमने क्या लिया था रेड आइड, और रेड आइड जो जीन है वो भी एक्स क्रोमोसोम में ही है, और क्योंकि मेल के पास में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है यानी कि XY, ओके, और फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम में
एक ही तरह का कैरेक्टरिस्टिक है आई के लिए, वो है व्हाइट आई। इसी तरह का ये जीन, एक ही तरह का जीन यहाँ पे पाया गया है। लेकिन अगली जनरेशन में ये देखा गया जो मेल है उसमें व्हाइट आई का उसमें कैरेक्टरिस्टिक था, और प्लस नॉर्मल विंग। नॉर्मल विंग आपने देखा ये एक्स क्रोमोसोम में है फीमेल के, तो यही आगे ट्रांसफर हुआ। तो इनको भी जब आगे क्रॉस किया गया तो ये पाया गया कि ये एक्स क्रोमोसोम अगेन जो फीमेल प्रोजेनी है उससे फिर से ये मेल पे वहाँ इसके जीन्स ट्रांसफर हुए, जिसकी वजह से उनका आई कलर और विंग कलर में आपने चेंजेस देखे, रिकॉम्बिनेंट देखे। तो इस बात से मॉर्गन ने इस बात को प्रूव किया कि कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए कुछ जीन्स सिर्फ फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में होते हैं और एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही वो एक वंश से दूसरे वंश में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा मॉर्गन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया क्योंकि एक्स क्रोमोसोम हमेशा मेल्स जो हैं अपनी मदर से ही रिसीव करते हैं, और एक्स क्रोमोसोम में जो जीन्स है वही पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इन्होंने प्रूव किया कि हमेशा जब भी मेल्स जो है एक्स क्रोमोसोम उनमें पाया जाएगा वो हमेशा उनकी मदर की साइड से ही उन्हें मिला होता है। तो मॉर्गन ने पाया कि जो उनका ये एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के तरह से 1:1:1:1 का रेशियो उनको नहीं मिला। और लास्टली जो मॉर्गन का व्यू है वो है मॉर्गन कॉन्सेप्ट अबाउट द लिंकेज डेवलप द थ्योरी ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम which helped the cytologist in the construction of genetic और linkage map of chromosomes। तो देखो जो मॉर्गन थे उन्होंने अपना लिंकेज का जो उन्होंने थ्योरी दी उससे उन्होंने ये बताया कि जो क्रोमोसोम है उसमें जीन्स की अपनी पर्टिकुलर पोजीशन होती है और वो एक लीनियर मैनर में वहां पे अरेंज होते हैं, यानी कि जैसे माला में वो मोती पिरोए जाते हैं ना एक के बाद एक, उसी तरह से जो जीन्स हैं उनकी भी क्रोमोसोम में अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। ये जानकारी की वजह से ही जो हमारे साइटोलॉजिस्ट हैं वो लिंकेज मैप बना पाए, वो हमारे जेनेटिक जो मैप है हमारे क्रोमोसोम्स का वो बना पाए, इसी को आधार लेकर के। ओके, क्योंकि ये बिल्कुल सही और सटीक जानकारी थी और इसी की वजह से किसी भी स्पीशीज में हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं वो जान पाए। और स्टूडेंट ये कहना गलत ना होगा कि लिंकेज की जानकारी ने ही हमारे साइंटिस्ट के लिए ह्यूमन जीनोम मैप तैयार करने की एक आधारशिला रखी। सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर मॉर्गन्स व्यू ऑफ लिंकेज पर। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा से सुनिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और हाँ, नोट्स भी यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।